जापान के कई उपनगरीय इलाकों में एक खास तरह की इमारतें दिखती हैं। नीचे एक बड़ा सा मॉल और ठीक उसके ऊपर बने हुए फ्लैट्स। लेकिन आज ये इमारतें एक ऐसे जाल में फंस चुकी हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो गया है। आज हम इसी की कहानी समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि एक सपनों का घर जो कभी तरक्की की निशानी हुआ करता था, आखिर एक भयानक वित्तीय दुस्वप्न में कैसे बदल जाता है? क्या वजह है कि एक शानदार प्रॉपर्टी लोगों के लिए बोझ बन जाती है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। देखिए, इस पूरी समस्या की जड़ में एक बुनियादी डिजाइन की खामी है। एक ऐसा मॉडल जो एक जमाने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज के समय के लिए बिल्कुल फिट नहीं बैठता। इस बनावट को एक खास नाम दिया गया है, वर्टिकल सेपरेशन आर्किटेक्चर। मतलब इसको ऐसे समझिए कि ऊपर की मंजिलों पर लोगों के अपने अपने घर हैं और ठीक नीचे एक बहुत बड़ा मॉल है जिसे कोई एक ही कंपनी चला रही है। मजे की बात यह है कि यह मॉडल सिर्फ तब काम करता था जब आबादी बढ़ रही थी। उस जमाने में नीचे का मॉल इतना पैसा कमाता था कि ऊपर रहने वालों के मेंटेनेंस का खर्च भी आराम से निकल जाता था और उनकी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती थी। लेकिन जैसे ही आबादी घटने लगी, ये पूरा खेल ही पलट गया। मॉल खाली हो गए और वही निचली मंजिलें अब ऊपर रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन गई। और इसी डिजाइन की खामी का नतीजा है एक कभी ना खत्म होने वाला पैसों का जाल, जिसे हम रखरखाव की लागत का नर्क भी कह सकते हैं। तो ये जाल काम कैसे करता है? होता यह है कि मॉल से किराएदार चले जाते हैं तो कमाई हो जाती है जीरो। अब कानून ऐसा है कि इमारत में कोई भी बड़ा बदलाव करने के लिए सारे फ्लैट मालिकों का राजी होना जरूरी है, जो कि कभी होता नहीं है। लेकिन बिल्डिंग की लिफ्ट, फायर सेफ्टी सिस्टम और ढांचे का रखरखाव तो करना ही पड़ेगा, चाहे पैसा आए या ना आए। और इसका सारा का सारा खर्चा अब ऊपर रहने वाले लोगों की जेब पर आ पड़ता है। और यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कोई ऐसा जख्म नहीं है जो वक्त के साथ भर जाए, बल्कि जितना ज्यादा समय बीतता है ये समस्या उतनी ही बड़ी होती जाती है। रखरखाव का खर्च हर साल बढ़ता जाता है और लोगों पर बोझ भी। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, कोई एक जादुई हल तो है नहीं, बल्कि इमारत और वहां रहने वाले लोगों की हालत के हिसाब से 4 अलग-अलग और बहुत मुश्किल रास्ते हैं। पहला केस उन जगहों का है जहां अभी भी लोग तो रह रहे हैं, लेकिन वो इलाका अब बड़े-बड़े मॉल या दुकानों का खर्च नहीं उठा सकता। यहां पर मकसद इमारत को हमेशा के लिए बचाना नहीं, बल्कि उसकी उम्र को 20-30 साल और बढ़ा देना है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? नीचे के खाली मॉल को मेडिकल क्लिनिक, बच्चों के डे केयर सेंटर या किसी सरकारी दफ्तर में बदल दिया जाए। लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि बस इतना कमाना है कि मेंटेनेंस का बोझ थोड़ा कम हो सके। दूसरा केस और भी ज्यादा गंभीर है। ये उन इलाकों के लिए है जहां से आबादी लगभग पूरी तरह जा चुकी है और अब उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बची है। यहां पर समाधान बहुत ही कठोर है। सबसे पहले तो यह मानना होगा कि नीचे का मॉल अब कभी नहीं चलने वाला, इसलिए उस हिस्से को पूरी तरह से बंद करके सील कर दिया जाता है। बिजली, पानी और सेफ्टी सिस्टम को सिर्फ ऊपर की रिहायशी मंजिलों के लिए दोबारा डिजाइन किया जाता है। मतलब बाकी इमारत को बचाने के लिए एक हिस्से को जानबूझकर मार दिया जाता है। तीसरा केस तब सामने आता है जब कानूनी और सामाजिक वजहों से कोई फैसला ही नहीं हो पाता। मतलब कुछ लोग किसी भी योजना को रोक देते हैं और एक डेडलॉक बन जाता है। इस डेडलॉक को तोड़ने के 2 तरीके हैं। पहला, कोई सरकारी एजेंसी मॉल वाले हिस्से को खरीद ले ताकि मैनेजमेंट एक हाथ में आ जाए। दूसरा, हर मालिक की हिस्सेदारी को एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना दिया जाए। इससे जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचकर निकलना चाहते हैं, उन्हें एक आसान रास्ता मिल जाता है। और अक्सर जब लोगों को एक फाइनेंशियल एग्जिट दिखता है, तो वो इमोशनल बातों को छोड़कर मान जाते हैं। और ये है सबसे बुरी हालत, जब इमारत न सिर्फ खतरनाक हो चुकी है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सिरदर्द और बोझ बन गई है। इसका एक ही स्थायी समाधान है, सरकारी दखल। कानून में बदलाव करके ये नियम लाना होगा कि ऐसी इमारतों को गिराने के लिए सबकी सहमति जरूरी नहीं है, सिर्फ बहुमत काफी है। सरकार को इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि एक फेल हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखना होगा और इसे गिराने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल करना होगा। इन सारे समाधानों के अलावा भविष्य में ऐसी समस्याएं दोबारा ना हों, इसके लिए हमें अपनी सोच में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। पहला और सबसे बड़ा बदलाव है,
ये समझना कि जब आबादी घट रही हो तो रियल एस्टेट की कीमत उसके बढ़ने की उम्मीद से नहीं बल्कि उसकी असल उपयोगिता और मेंटेनेंस के खर्च से तय होती है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ इस्तेमाल होती है और ख़त्म होती है, बढ़ती नहीं। दूसरा बड़ा बदलाव ये है, अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इमारत को कैसे बचाएं, बल्कि ये होना चाहिए कि इसे खत्म कैसे करेंगे। इसका मतलब ये है कि किसी भी इमारत को बनाते समय ही ये प्लान बनाना होगा कि एक दिन इसे आसानी से तोड़ा कैसे जाएगा। जो इमारतें तोड़ी नहीं जा सकती, वो भविष्य का सबसे बड़ा बोझ है। तो आखिर में जब हम इस पूरी तस्वीर को देखते हैं तो हमारे सामने एक कड़वी सच्चाई और बहुत ही गिने चुने रास्ते बचते हैं। इस समस्या का कोई खुशनुमा अंत नहीं है, सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। या तो किसी तरह जुगाड़ करके इमारत की जिंदगी कुछ और साल बढ़ा दी जाए, या फिर उसे छोटा करके किसी तरह चलाया जाए, या फिर उस गलती को पूरी तरह से मिटा दिया जाए। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। ऐसे मामलों में इमोशनल होकर चीज़ों से चिपके रहने के बजाय जितनी जल्दी सच्चाई को स्वीकार कर लिया जाए, आर्थिक और सामाजिक नुकसान उतना ही कम होता है। ये किसी शहर की नाकामी नहीं, बल्कि एक ऐसे डिज़ाइन की कीमत है जो एक बिल्कुल अलग दौर के लिए बनाया गया था।